नमस्कार, एनालाइजर में आपका स्वागत है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को एक बहुत छोटी सी कहानी के माध्यम से, या कहते हैं कि इसकी धाराओं को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं लोग कि धाराएं याद करना अधिनियम में एक मुश्किल टास्क होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास में हम इसकी धाराओं को थोड़ा सा पढ़ने और समझने की कोशिश करें। वैसे एक कंप्लीट वीडियो नहीं है, लेकिन उसका एक ओवरव्यू है, यानी जो हमको पढ़ना है उसका ओवरव्यू है, तो उसको अब देखते हैं। सबसे पहली बात फैक्ट देखेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसको कब अधिसूचित किया गया था, अधिसूचना कब जारी की गई थी, तो 15 जून 2005 को। इसके बाद 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाता है। उस समय जम्मू कश्मीर अलग हुआ करता था, तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ, बाकी जगहों पे लागू हो चुका है। ठीक, लेकिन जब 370 हटा तब से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। अब चलिए इसके मुख्य तथ्य की बात करते हैं। सबसे पहला तथ्य तो यही देखें कि यह कब लागू हुआ, तो लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक, इसके बाद इस अधिनियम के अंतर्गत कुल अध्याय कितने हैं, तो 6 अध्याय हैं, 31 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। यानी 6 अध्याय के अंतर्गत ये 21 जो 31 धाराएं हैं वो 6 अध्यायों के अंतर्गत होगी। हो सकता है अध्याय 1 में 2 धारा हो, 1 और 2, उसी प्रकार से अध्याय 2 में कोई 5 धारा हो जाए, 3 से लेकर के 5 तक, इस प्रकार से बटा हुआ होगा। चलिए अब धाराओं को देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला अध्याय जो है, जिसको प्रारंभिक के नाम से जाना जाता है, हर अधिनियम में यही रहता है, और 2 उसके अंतर्गत मुख्य रूप से धाराएं होती हैं, जिसमें उसका संक्षिप्त नाम बताया जाता है, विस्तार बताया जाता है और कब से प्रारंभ होगा। तो इसका संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, विस्तार तो संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़ के, उस समय की बात करें तो, अब तो संपूर्ण भारत। प्रारंभ कब से हुआ, तो वही 12 अक्टूबर 2005 से। देखा हमने ये डेट 12 अक्टूबर 2005। परिभाषा, इसमें परिभाषा में क्या रहता है, परिभाषा में मुख्य रूप से सूचना के बारे में, मतलब उसके अंतर्गत जो शब्दावली प्रयोग की गई होगी इस अधिनियम के अंतर्गत, उस शब्दावली का मतलब क्या होगा। जैसे सूचना का क्या मतलब होगा, सूचना मांगने वाले का क्या मतलब होगा, लोक सूचना अधिकारी होगा उसका क्या मतलब होगा, ये सब चीजें होंगी। ठीक, अब चलते हैं अध्याय 2। तो अध्याय 1 के अंतर्गत 2 ही धाराएं। अध्याय 2 के अंतर्गत देखेंगे, अध्याय 2 का जो नाम है वह है सूचना का अधिकार और सूचना प्राधिकारियों की बाध्यताएं। अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले तो बताया गया, सबसे पहली बार बताया गया कब, धारा 3 में क्या बताया जाता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अगर वह नियम अनुसार सूचना मांगता है तो उसको सूचना दिया जाएगा। कहां से, सरकार के माध्यम से। जब आप सरकार के पास सूचना मांगने जाएंगे तो सबसे पहली बात सरकार के पास सूचना रहे। ठीक, जब सरकार के पास सूचना रहेगा तभी तो सूचना देगा सरकार। अच्छा, मान लेता हूं एक मंत्रालय है। अब मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यालय हैं, विभिन्न प्रकार के विभाग हैं, जो विभाग काम करते हैं। मान लेता हूं एक स्वास्थ्य विभाग है। ठीक, तो स्वास्थ्य विभाग से विषय से संबंधित सूचना चाहिए, तो स्वास्थ्य विभाग के पास जब आप सूचना मांगेंगे स्वास्थ्य विभाग से, तो सूचना स्वास्थ्य विभाग के पास होना चाहिए। ये तो पहली शर्त हो गई। लेकिन दूसरी शर्त हो गई कि व्यवस्थित फॉर्मेट में होना चाहिए। पता चला आप सूचना मांग रहे हैं किसी एक तिथि का, वो कागज कहीं कोने में पड़ा है, अब उसको खोजने में ही उसको 50 दिन लग गया कि भैया वो सूचना कहां है। इसका मतलब यह है कि ये सूचना उस विभाग के पास हो, और दूसरी बात यह है कि वह व्यवस्थित क्रम में हो। तो उसके लिए जब सूचना कोई अधिकार दे दिया गया, इसका मतलब अब सूचना मांगेगा, सूचना मांगेगा, इसका मतलब सूचना होना चाहिए और व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए। तो उसके लिए धारा 5 बताया, धारा 4 बताया कि लोक प्राधिकरण, यानी जो विभाग होंगे उनकी बाध्यताएं क्या होगी, वो कैसे सूचना को व्यवस्थित रूप से रखेगा ताकि हम जब भी सूचना मांगे तो सूचना मिल सके। तो देखिए, सूचना का अधिकार मिला। सूचना के अधिकार मिलने के बाद यह भी बता दिया गया कि लोक प्राधिकरण यानी विभाग जो है वो सूचना को अच्छे तरीके से रखेगा ताकि हम जब भी मांगे तो जल्दी से सूचना मिल सके। अब दूसरी बात कि सूचना को मुझे मांगना है, मान लेते, तो उस विभाग में कोई एक आदमी तो होना चाहिए।
जिसके पास हम सूचना मांगे, किसके पास जाके मांगे? क्लर्क के पास, जो मेन है, हेड जो बैठा है उसके पास नहीं। तो उसके लिए एक आदमी नियुक्त करना है, तो उसके लिए फिर अगली धारा की जरूरत पड़ी। सूचना व्यवस्थित हो गया, अब अगली धारा की जरूरत पड़ी कि भाई अगर दो तरीके के विभाग मुख्य रूप से भारत में है, पहला केंद्र सरकार का और दूसरा राज्य सरकार का, यानी कुछ संगठन केंद्र सरकार चलाती है, कुछ राज्य सरकार चलाती है। तो जो भी केंद्र सरकार से संबंधित सूचना होगी उसके लिए एक लोक सूचना अधिकारी बनाया जाएगा, जिसको केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी बोलेंगे। जो राज्य सरकार से संबंधित सूचनाएं होंगी उसके लिए जो सूचना जिसके पास हम मांगेंगे उसको राज्य लोक सूचना अधिकारी बोलेंगे। अब यहां तक मामला फिट हो गया। क्या हो गया कि भाई सूचना का अधिकार मिल गया। सूचना के अधिकार के अंतर्गत धारा 3 में मिला, फिर धारा 4 में क्या मिला? लोक प्राधिकारी जो विभाग है उसको बोल दिया गया कि तुम सूचना को व्यवस्थित रखो। उसने व्यवस्थित भी रख लिया। अब तीसरा स्टेप यानी धारा 5 आया। धारा 5 में हमने एक लोक सूचना अधिकारी भी नियुक्त कर दिया हर विभाग में। जिस लोक सूचना अधिकारी से कोई सूचना मांग सकता है, तो हर विभाग अपने जो कार्यालय होंगे उसमें लोक सूचना अधिकारी बनाएगा। अगर केंद्र सरकार का कार्यालय है तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी होगा, राज्य सरकार का कार्यालय है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी होगा, जहां से हम सूचना मांग सकते हैं। अब उधर से यानी सरकार की तरफ से सूचना तैयार है, सूचना व्यवस्थित है, इसके अलावा अधिकारी भी नियुक्त हो गया है। अब अधिकारी नियुक्त हो गया है तो अब क्या होगा? अगला स्टेप उस अधिकारी से सूचना मांगा जाएगा। तो उसी के लिए दे दिया गया धारा 6, सूचना अभिप्राप्त करने का अनुरोध। कौन सूचना अभिप्राप्त करेगा? सूचना मांगेगा सामान्य जनता, सामान्य नागरिक। जब हमने उससे सूचना मांगा तो सूचना मांगने के बाद उसके पास हम क्या करेंगे? आवेदन करेंगे। कुल मिला के सूचना मांगने का वो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। जब हमने उससे आवेदन किया, आवेदन उसके पास पहुंच गया, हमने अनुरोध कर दिया, किसके पास करेंगे? लोक सूचना अधिकारी के पास। लोक सूचना अधिकारी के पास क्यों करेंगे? क्योंकि धारा 5 में हमने उसी को सरकार ने नामित किया है कि उसी से आपको सूचना लेना है। पूरा एकदम सिस्टमेटिक है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। ठीक, जब इसके पास हमने आवेदन कर दिया तो अब इस आवेदन पर वो विचार करेगा, यानी उसका निपटान करेगा। तो किस प्रकार से निपटान करेगा, कितने दिन में सूचना देगा? जैसे मान लेते हैं एक तो होता है 30 दिन का सूचना हम लोक सूचना अधिकारी को दें, सहायक लोक सूचना अधिकारी को दें तो 35 दिन में सूचना देगा, या फिर अगर हम किसी के जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न है तो फिर वो 48 घंटे में ही सूचना देगा। ठीक, अब इतना बात हो गया। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई कि सूचना मिल गया। अब ऐसा भी तो होगा कि कुछ सूचनाएं सरकार अपना गोपनीय रखना चाहे, उन सूचनाओं को प्रकट ही ना करे, तो वैसी सूचना नहीं दी जाएगी, धारा 8। ठीक, और कुछ मामले ऐसे होंगे, सूचना के ही कुछ मामले होंगे जिस पर आपको पहुंच नहीं दी जाएगी, यानी 2 धाराएं हैं जिससे सूचना नहीं दी जा सकती। एक धारा 8 है और एक धारा 9 है। इसमें जो भी बातें लिखी जाएंगी, जो पॉइंट लिखे जाएंगे उस पर सूचना नहीं दी जाएगी। ठीक, अब धारा 10 कहता है, धारा 10 क्या कहता है कि भाई एक तो सूचना अभी प्राप्त करने के लिए धारा 6 से आपने आवेदन किया, धारा 8 कहता है कि नहीं सूचना नहीं दी जाएगी, धारा 9 कहता है सूचना नहीं दी जाएगी। तो ऐसा कोई आवेदन जिसमें सूचना देने योग्य हो और दूसरा सूचना देने योग्य ना हो, ठीक। अब कोई सूचना देने योग्य है, कोई सूचना देने योग्य नहीं है। तो अगर आपने कोई आवेदन किया उसमें दोनों तरीके की सूचना आप मांगते हैं, धारा 6 के अंतर्गत आवेदन किया और 2 तरीके की सूचना मांगे, 2 तरीके की सूचना, एक सूचना जो देने योग्य है और एक सूचना जो धारा 8 या 9 के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता। तो इन सूचनाओं को अलग अलग करना यानी पृथक्करण करना, यानी जो देने योग्य सूचना है उसको दे दिया जाएगा और जो नहीं देने योग्य सूचना है उसको नहीं दिया जाएगा। इसके लिए धारा 10 बन गया। क्लियर है? चलिए, जब धारा 10 बन गया तो फिर धारा 11 भी आ जाते हैं। धारा 11 क्या कहता है? धारा 11 बहुत आसान कहता है पर व्यक्ति सूचना, थर्ड पार्टी के बारे में सूचना। थर्ड पार्टी के बारे में सूचना मतलब मान लेता हूं ये है लोक सूचना अधिकारी और ये हूं मैं और एक कोई भी XYZ नाम का व्यक्ति है, मैं सूचना मांगता हूं। तो मैं कौन हूं? मैं फर्स्ट पार्टी हूं। ये कौन है? सेकेंड पार्टी है
और जिसके बारे में सूचना मांगी गई वो थर्ड पार्टी है। तो यानी मैं अगर इस विभाग, जिस विभाग का ये लोक सूचना अधिकारी होगा, उस विभाग से संबंधित सूचना न मांग करके किसी और व्यक्ति से संबंधित सूचना मांगूंगा तो इसको कहूंगा क्या, पर व्यक्ति सूचना, यानी दूसरे व्यक्ति के विषय में सूचना मांगी गई है। तो जब पर व्यक्ति सूचना मांगी जाएगी तो उसका निपटान कैसे होगा, धारा 11 के अंतर्गत। बहुत आसान है, बहुत आसानी से चीजें हमको याद हो गई। फिर से ध्यान रखते हैं, धारा 3 क्या कहता है, धारा 3 कहता है कि सूचना का अधिकार होगा सामान्य लोग को। धारा 4 क्या कहता है कि अगर सूचना चाहिए तो सूचना को व्यवस्थित करिए, तो लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं हो जाएंगी, उसमें सूचनाओं को व्यवस्थित किया जाएगा लोक प्राधिकारी के द्वारा। धारा 4 हो गया। धारा 5 क्या कहता है, धारा 5 कहता है कि अगर सूचना व्यवस्थित हो गई, सूचना का अधिकार भी मिल गया, लोक प्राधिकारी उसको व्यवस्थित भी कर दिया, एक अच्छे क्रम में भी रख लिया कि सूचना मांगो तो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन सूचना किससे मांगे, तो उसके लिए हर विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी बनाओ, या तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या तो राज्य लोक सूचना अधिकारी। धारा 6 हो गया। धारा 6 के बाद, सॉरी धारा 5 हो गया। धारा 5 के बाद धारा 6, धारा 6 क्या होगा कि उस लोक सूचना अधिकारी से सूचना का मांग करिए, यानी सूचना अभिप्राप्त करने का अनुरोध। जब आपने उससे सूचना का मांग किया तो आपके आवेदन को, आपने जो सूचना मांगा उस आवेदन को कैसे निपटाएगा, धारा 7 के अंतर्गत। धारा 8 क्या कहता है, कुछ मामले में सूचना नहीं दी जाएगी। धारा 9 क्या कहता है, कुछ मामले, कुछ विषय ऐसे होंगे जिसमें सूचना नहीं दी जाएगी। धारा 10 क्या कहता है कि अगर दोनों तरीके की बातें आ गई, जिसमें एक में सूचना देना है एक में नहीं देना है, तो उसमें से जो सूचना देने लायक है उसको दे दिया जाएगा और जो नहीं देने लायक है उसको बताया जाएगा कि इस विषय में सूचना नहीं मिलेगी। धारा 11 क्या कहता है, कहता है कि अगर आप तीसरे व्यक्ति के बारे में सूचना मांगेंगे तो फिर आपको सूचना दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, इसके विषय में प्रावधान करता है धारा 11। बहुत आसान है, याद हो गया। फिर से ध्यान रखिए, फिर से शुरू करिए। धारा 3 सूचना का अधिकार। धारा 4 लोक प्राधिकारी व्यवस्थित करेगा कागज पत्तर सब अपना। धारा 4 हुआ ना लोक प्राधिकारी। धारा 5 एक जब व्यवस्थित हो गया तो एक लोक सूचना अधिकारी बनाया जाएगा। लोक सूचना अधिकारी से जब लोक सूचना अधिकारी धारा 5 के अंतर्गत बन गया तो फिर आप उससे धारा 6 के अंतर्गत सूचना मांगिए। धारा 6 के अंतर्गत सूचना मांगा तो धारा 7 के अंतर्गत वो कार्यवाही करेगा, अनुरोध का निपटान करेगा। धारा 7 के अंतर्गत आपने उस कार्यवाही के निपटान करेगा तो धारा 8 आ गया। धारा 8 यानी कुछ विषय में सूचना नहीं दी जाएगी। धारा 9 यानी कुछ विषय में सूचना नहीं दी जाएगी। धारा 10 कुछ विषय में, कुछ मामलों में पहुंच से बाध्यता होगी। धारा 10 क्या कहता है, पृथक्करण। दो तरीके की सूचना मांगे तो एक सूचना दी जाएगी, एक सूचना नहीं दी जाएगी। जो देने लायक हो दीजिए, नहीं देने लायक हो मत दीजिए। धारा 11 क्या कहता है, पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि आधा सूचना दो आधा सूचना मत दो। सॉरी, धारा 10 कहता है, पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि आधा सूचना दो आधा सूचना मत दो, जो देने लायक है वो दो, नहीं देने लायक मत दो। धारा 11 आ जाता है, कहता है कि भाई पर व्यक्ति सूचना मांगा है तो पर व्यक्ति सूचना मांगा है तो उसके लिए अलग नियम अपना, थर्ड पार्टी के बारे में सूचना। बहुत आसान है। धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब याद हो गया आपको। फिर से बोलिए, ध्यान करिए, मन लगाइए। धारा 3 सूचना का अधिकार। धारा 4 लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। क्या करेंगे उसमें सब चीजों को व्यवस्थित करेंगे। धारा 4 हो गया। धारा 5 लोक सूचना अधिकारी बनाएंगे। धारा 6 हम सूचना का मांग करेंगे। धारा 7 उस अनुरोध को, जो एप्लीकेशन हम देंगे उसको निपटाएगा। धारा 8 कुछ मामलों में सूचना नहीं दी जाएगी। धारा 9 वैसे ही है, कुछ मामलों में सूचना नहीं दी जाएगी, एक जैसा है, ठीक। धारा 10 जो देने लायक है सूचना दो, जो देने लायक नहीं है उसको मत दो, पृथक्करण। धारा 11 थर्ड पार्टी के बारे में सूचना मांगा तो सूचना नहीं, मतलब जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए, यहां तक बात आसान हो गई, खत्म हो गया, याद हो गया आपको। सोच के देखिएगा, आपको याद हो गया। फिर अध्याय 3 देखते हैं। अध्याय 3 कहता है, अध्याय 2 हो गया, अध्याय 3 कहता है केंद्रीय सूचना आयोग। यानी जब भी हमने सूचना मांगा, कहां, यहां पे ध्यान रखिएगा, लोक सूचना अधिकारियों को पदनाम। लोक सूचना अधिकारी मतलब मैंने बताया राज्य लोक सूचना अधिकारी राज्य सरकार के विषय के लिए, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी केंद्र सरकार के विषय के लिए। अगर हम केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से सूचना मांग रहे हैं और सूचना नहीं दे रहा है तो हम कहीं तो जाके उसका शिकायत करेंगे। कहां करेंगे? केंद्रीय सूचना आयोग में। तो केंद्रीय सूचना आयोग के अंतर्गत 3 धारा है। पहला तो केंद्रीय सूचना आयोग को बनाइए, गठन करिए।
अब जो उसमें आयोग में आयुक्त बनेंगे, जो उसके अधिकारी बनेंगे, उन आयुक्तों का जो पद अवधि कितने समय तक काम करेंगे, सेवा शर्त दीजिए। फिर धारा 14, सूचना आयुक्त का मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की व्यवस्था करिए। यानी पहले गठन किया, उसमें आदमी नियुक्त किया, फिर हटाया। ये 3 चीजें हैं। 12 में गठन हुआ, 13 में उसमें जो भी व्यक्ति नियुक्त हो रहे हैं, आयुक्त नियुक्त हो रहे हैं, उनको क्या सेवा शर्तें मिलेगी वो बताया, और धारा 14 में उसको हटा सकते हैं। उसी प्रकार से राज्य सरकार के राज्य सूचना आयुक्त के पास आवेदन किया, आवेदन पर वो कोई विचार नहीं किया, यानी हम असंतुष्ट हैं, हमको आवेदन करना है, राज्य सरकार का विषय है, तो हम राज्य सूचना आयोग के पास जाएंगे। राज्य सूचना आयोग में भी धारा 15 से शुरू होगा। तो सबसे पहले धारा 15 क्या होगा, गठन होगा। धारा 16 क्या होगा, उसको क्या सेवा शर्तें मिलेगी, कितने समय तक काम करेगा वहां जो आयुक्त बनेगा वो। धारा 15 हो गया, धारा 16 हो गया, धारा 17 क्या होगा, उसको किस प्रकार से हटाया जाएगा। बस इतना आसान है, 3 पॉइंट है, बस याद करना, ध्यान ही रखना है। पहला आयोग का गठन करना, दूसरा उसमें आदमी जो काम करेंगे उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी वो बताना, तीसरा उसमें जो आदमी काम कर रहे हैं उनको कैसे पद से हटाया जाएगा। यही राज्य सूचना आयोग में है, यही केंद्रीय सूचना आयोग में। राज्य सूचना आयोग में 12 से 14, केंद्रीय सूचना आयोग में 15 से 17। बस फिर अध्याय 5 आ जाता है कि सूचना आयोग की शक्तियां, कृत्य और अपील एवं शास्तियां। मतलब जो भी केंद्रीय सूचना आयोग है या राज्य सूचना आयोग है उसके पास कितनी शक्तियां होंगी, उसके क्या कार्य होंगे। धारा 18, आप अगर ऊपर से असंतुष्ट हैं, अब ऊपर से मतलब केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जहां आपने आवेदन किया था, आपको आवेदन का सही जवाब नहीं मिला, असंतुष्ट हैं, तो धारा 19 के अंतर्गत आप अपील करिए। अपील कर दिए और ऊपर वाला जो कोई अधिकारी केंद्रीय मतलब वो लोक सूचना अधिकारी कोई गलती किया है तो उसको सजा मिलेगी शास्ति के अंतर्गत। बहुत आसान है। फिर प्रकीर्ण में आ जाए, प्रकीर्ण मतलब सब कुछ रहेगा। सद्भावपूर्ण कार्यवाही संरक्षण, मतलब यहां से प्रश्न बहुत कम पूछेगा आपसे, मुख्य जो है वहीं से ऊपर से ही प्रश्न पूछेगा। सद्भावपूर्ण कार्यवाही से संरक्षण, अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। सद्भावपूर्ण कार्यवाही संरक्षण कहने का मतलब क्या है कि जो भी काम करेंगे इसके अंतर्गत वो लोग सद्भावपूर्ण कार्यवाही के अंतर्गत माने जाएंगे, उनको सिविल सेवक माना जाएगा। अध्यारोही होना मतलब पुराना जो कभी कोई वो सीक्रेट रखने के लिए, कागजात को सीक्रेट रखने के लिए कोई नियम बनाया गया होगा, वो नियम इसके अंतर्गत खत्म हो जाएगा। न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अधिनियम कुछ संगठनों पर लागू नहीं होगा। मॉनिटर करना, रिपोर्ट करना कौन करेगा, आयोग करेगा। समुचित सरकार कार्यक्रम तैयार करेगी इसकी जागरूकता के लिए। फिर नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति, लेकिन सरकार कितना नियम बनाती रहेगी बार बार, तो उसके अंतर्गत धारा 28 में बताया गया कि नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति, यानी सरकार चाहे तो किसी अधिकारी को दे दे कि तुम इस विषय में नियम बनाओ, फिर वही नियम बनाएगा। फिर नियमों का रखा जाना संसद की पटल पर, राज्य विधानमंडल है तो राज्य विधानमंडल की पटल पर। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, यानी अगर मान लेते हैं ये अधिनियम बन गया और केंद्र सरकार इसको लागू करी, लेकिन कुछ कुछ बीच बीच में समस्या आ जा रहा है, उस समस्या को कौन दूर करेगा, केंद्र सरकार दूर करेगी, लेकिन 2 साल के अंदर उसको दूर कर लेना। निरसन मतलब पहले एक 2002 में इसी प्रकार का अधिनियम आया था, वो अधिनियम खत्म हो गया इसके साथ, अब ये नया अधिनियम चालू होगा। कितना आसान है, देखिए कितना आसान है, याद हो गया आपको। ठीक, चलिए यहां से फिर से शुरू करते हैं। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ। धारा 2 परिभाषा। धारा 3 सूचना की मांग कैसे, मतलब सूचना का अधिकार। धारा 4 लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं, यानी किस प्रकार से वो कागजों को ठीक ठाक तरीके से रखेगा। धारा 5 लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना। धारा 6 और सूचना का अनुरोध करना। धारा 7 जो अनुरोध किया उसका निपटान करना। धारा 8 कुछ मामले में सूचना नहीं दी जाएगी। धारा 9 इसमें भी कुछ मामले में सूचना नहीं दी जाएगी। धारा 10 पृथककरण, कुछ मामले में सूचना देना है, कुछ मामले में नहीं देना है। धारा 11 पर व्यक्ति सूचना, थर्ड पार्टी के बारे में सूचना मांगी गई। धारा 12 केंद्रीय जो सूचना आयोग होगा उसका गठन करना। धारा 12 हो गया। धारा 13 उस आयोग का जो गठन हो रहा है उसका पद और सेवा, पदावधि कितनी होगी, सेवा शर्तें, कितना पैसा वैसा मिलेगा उसके आयुक्त को बताना। धारा 12 13 13 हो गया। धारा 14 उसके आयुक्त को कैसे हटाया जाएगा। ठीक, फिर राज्य सूचना आयोग अध्याय 4, इसमें राज्य सूचना आयोग का गठन। धारा 16
15। धारा 16, राज्य सूचना आयोग के जो भी आयुक्त होंगे उनकी पदावधि एवं सत्य। धारा 17, उनको हटाया कैसे जाएगा, राज्य सूचना आयोग के आयुक्त को। फिर अध्याय 5 आ जाता है। अध्याय 5 में 3 धाराएं। पहला कि जो आयोग है उनकी शक्तियां क्या होंगी, उनके कार्य क्या होंगे, धारा ये 18 हो गया। धारा 19 क्या है, अपील की शक्तियां। धारा 20 क्या है, जो गलती किया है उसको सजा मिलेगी, शास्ति। ठीक। फिर आ जाता है प्रकीर्ण। धारा 21, सद्भावपूर्ण कार्यवाही से संरक्षण। धारा 22, अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना, यानी पुराने किसी अधिनियम पर लागू होना। धारा 23, न्यायालय इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। धारा 24, क्या है धारा 24, अधिनियम का कतिपय संगठनों पर लागू न होना। धारा 25, रिपोर्ट और मॉनिटरिंग करना। धारा 26, समुचित सरकार की नियम बनाने, समुचित सरकार कार्यक्रम बनाएगी। धारा 27, समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति। धारा 28, सक्षम प्राधिकारी के नियम बनाने की शक्ति। धारा 29, जो नियम बनाया है उसको संसद की पटल पे रखिए, राज्य विधानमंडल की पटल पे रखिए। धारा 30, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसके पास, केंद्र सरकार के पास होगी। धारा 31, निरसन, बहुत आसान है। फिर इसमें पहली अनुसूची है जिसमें वो दिया है शपथ ग्रहण, और दूसरी अनुसूची जिसमें कि कौन कौन से विषय पर सूचना नहीं दी जाएगी। बहुत आसान था। ठीक, चलिए बस इतना ही था, छोटा सा वीडियो था। मैं सोचा कि थोड़ा सा याद कराने का ट्रिक भी आपको दिखा दूं तो आप थोड़ा सा समझ जाए। ठीक, चलिए। और बाकी सीएमओ के लिए क्लासेस चल रही हैं, तो इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं 94-064-21-014 पर। और अधीक्षक के लिए भी क्लास चल रहा है। महिला एवं बाल विकास वाला अधीक्षक का जो पद आया है, इसके लिए आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं चीजों को। ये देखिए, इतना जो पढ़ाया इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए पढ़ा दिया, आपको याद रहेगा। लेकिन जो प्रश्न आएंगे इसके अंदर से कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, उन कंसेप्ट बेस्ड प्रश्नों को भी हम क्लास में देखेंगे। नमस्कार।